द इनविंसिबल वॉर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इनविंसिबल फ्रैंचाइज के लिए अब तक की स्टोरी में। रॉबर्ट कर्कमैन ने अपने प्रोटैगनिस्ट को अपनी मोरालिटी के साथ स्ट्रगल करते हुए दिखाया, क्योंकि अपने ही इविल वर्जन से टकराना काफी सीरियस होता है और मार्क ग्रेसन को इसका इम्पैक्ट फील होता है। जब बहुत सारे इविल वर्जन्स के साथ फेस ऑफ होता है तो नेचुरली उसे कुछ न कुछ फील होगा ही, और वही होता भी है। मार्क अपने और कॉन्क्वेस्ट के बीच पावर डिफरेंस को समझने से पहले ही बैटल में जंप कर जाता है, और जो क्लोजिंग सीन कॉमिक के हिसाब से एक्यूरेट है उसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो एक्चुअल वॉर के दौरान काफी डिफरेंट थे। अगर आपने इनविंसिबल कॉमिक्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि कई डिटेल्स को पेज से स्क्रीन पर बदला गया है, और इस वीडियो में हम उन्हीं बदलावों के बारे में बात करेंगे। इनविंसिबल वॉर का जो इमेज कॉमिक्स क्रॉसओवर था वह शो में उतना इंटेंस नहीं था। इनविंसिबल वॉर एक बड़ा इमेज कॉमिक्स क्रॉसओवर इवेंट था जिसमें रॉबर्ट कर्कमैन ने हर एक कैरेक्टर को अपने पब्लिशर के शेयर्ड यूनिवर्स से इंक्लूड किया, और यही चीज इसे एक बड़ा क्रॉसओवर इवेंट बना देती है, जैसे मार्वल या डीसी के इवेंट्स होते हैं। कॉमिक्स में हमने टीम्स जैसे यंग ब्लड और डायनामो 5 को देखा था, जो एक ही इविल मार्क ग्रेसन को रोकने के लिए आए थे। प्राइम मार्क के शॉर्ट लिव्ड सुपर ग्रुप द पैक्ट के मेंबर्स शैडो हॉक, फायर ब्रीदर और जेफर भी आए थे अपने टीममेट के लिए। हमने विच ब्लेड को भी इविल मार्क्स के अगेंस्ट लड़ते देखा था, और अल्ट्रा ने मस्टाश मार्क को पंच मारा। पिट ने एक इविल इनविंसिबल को अकेले मार दिया था, और साइबर फोर्स भी सीरीज में आई थी, लेकिन शो में वह फील नहीं आई जो कॉमिक्स में थी। कॉमिक्स का इनविंसिबल वॉर जो थोड़ा छोटा था शो के वर्जन से, फिर भी कैओस काफी ज्यादा दिखाता था। हमें वे सुपर हीरोज दिखाए गए जो डेड या सीरियसली इंजर्ड हो गए थे, जिनसे हमें इमोशनल कनेक्शंस थे। शो में बस रेक्स प्लोड की डेथ हमें इम्पैक्ट करती है, और हमने ब्रिट की रिस्पॉन्स टीम के बहुत सारे हीरोज को जाना भी नहीं था, इसलिए अमेज़न के इनविंसिबल वॉर ने उतना इम्पैक्ट नहीं डाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बुरा था। एक अच्छा पॉइंट जो अमेज़न इनविंसिबल वॉर में था वह यह था कि टेक जैकेट की डेब्यू पहले की थी, जबकि कॉमिक्स में वह अपनी फाइट के बाद इंट्रोड्यूस होता है। शो में टेक जैकेट की फाइट में मस्टाश मार्क के साथ स्पेस में जो हुआ वो कॉमिक्स से थोड़ा अलग था, लेकिन ये बेटर था, इसलिए हमारे लिए इसमें वो टेंशन नहीं थी जो कॉमिक्स में थी, जब टेक जैकेट को 2 इविल मार्क से लड़ते हुए देखना पड़ता था। लेकिन शो में उसने मस्टाश मार्क को अकेले मार दिया। यह प्रूव करता है कि वह एक एडल्ट वाइटर को मार सकता है, जो फ्यूचर स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब बात करते हैं एक इमेज कॉमिक्स कैरेक्टर के बारे में। वह कैरेक्टर है स्पॉन। आप कह सकते हो कि अगर स्पॉन नहीं होता तो इमेज कॉमिक्स कभी भी उतना सक्सेसफुल नहीं होता। स्पॉन इमेज का सबसे सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और इसे माइकल जाई वाइट ने प्ले किया था, और अब वह जेमी फॉक्स के द्वारा प्ले किया जाएगा। स्पॉन एक मिक्सचर है गोस्ट राइडर और वेनम का, और डेयर डेविल की तरह काम करता है। स्पॉन एक आदमी है जिसने डीमन के साथ एक डील की थी। एल्बर्ट सिमंस को एक पैरासिटिक सिम्बियोट अपने रिवॉर्ड के रूप में मिला था। एल्बर्ट सिर्फ अपनी वाइफ से मिलना चाहता था, लेकिन उससे उसकी मेमोरीज वाइप कर दी गईं, और उसे पावर दी गई कि वह दूसरे सोल्स को अब्सॉर्ब कर सके और उन्हें सीधे हेल भेज दे। स्पॉन का ऑकल्ट नेचर, जो उसके कैरेक्टर का पार्ट है, ने बहुत सारे कॉमिक रीडर्स को मार्वल और डीसी से दूर करके इमेज कॉमिक्स की तरफ खींच लिया था 90s में। लेकिन क्योंकि उसके कैरेक्टर के राइट्स अभी अवेलेबल नहीं हैं, वह अमेज़न इनविंसिबल वॉर में एब्सेंट रहा। इस एब्सेंस ने एक और इमेज कॉमिक्स लेजेंड को अपनी डिजर्व्ड स्पॉटलाइट दी। एक्चुअली 2 स्पॉटलाइट्स दिए गए, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए जो शो में मिसिंग था वह भी इस स्पॉटलाइट में इंक्लूड हो गया। अब बात करते हैं एस्टाउंडिंग वुल्फमैन के बढ़े हुए रोल के बारे में। कॉमिक्स में एस्टाउंडिंग वुल्फमैन को मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन मोहॉक में बंदी बनाया गया था। हम देखते हैं कि वह प्रिजन ब्रेक को रोकने की कोशिश कर रहा है, और पावरप्लेक्स को चेतावनी दे रहा है कि वह कोई बेवकूफी भरा काम न करे। शो में हम देखते हैं कि पावरप्लेक्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ रिवेंज चाहता है, और वह अपनी तरह से एक इविल इनविंसिबल को मारकर अपना रिवेंज पूरा करता है, जो कॉमिक्स में वह नहीं करता, क्योंकि वह अपना वक्त बिताने का प्लान करता है। शो में एस्टाउंडिंग वुल्फमैन को स्पॉन की जगह दिया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि मस्टाशलेस व्हाइट मार्क उसे मारने के लिए जाता है और कहता है कि वह अपने वर्ल्ड में उसे मार चुका है। यह वही लाइन है जो स्पॉन के साथ कॉमिक्स में भी कही गई थी। अगर यह एपिसोड 7 में होता तो यह तुरंत उसकी रेप्यूटेशन को ऊंचा कर देता, लेकिन जब उन्होंने स्पॉन के राइट्स नहीं लिए तो उन्होंने एस्टाउंडिंग वुल्फमैन को रिप्लेस कर दिया, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। हम वुल्फी को बहुत पसंद करते हैं, और हमें यह अच्छा लगा कि उन्होंने उसे और हाईलाइट किया, खासकर जब उन्होंने उसे सैवेज ड्रैगन की जगह भी दिया। सैवेज ड्रैगन इनविंसिबल यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण क्रॉसओवर कैरेक्टर था। वह गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के फ्यूनरल में हाईलाइट होता है, और इनविंसिबल वॉर के दौरान भी उसका एक बड़ा रोल था। सैवेज ड्रैगन वही कैरेक्टर है जो क्रेटर से निकलकर जीसस कहता है
जब वह देखता है कि इविल इनविंसिबल्स ने दुनिया को कितनी डिस्ट्रक्शन दी है। और सैवेज ड्रैगन इनविंसिबल वॉर के एंड तक डाउन हो जाता है क्योंकि शो के पास उसके राइट्स नहीं है। इसीलिए अस्टाउंडिंग वुल्फमैन को वह क्रेटर स्पॉट दिया गया। वह मोमेंट जो हमें कॉमिक्स में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है वह ये था कि जब बहुत सारी टीम्स पहले ही ग्राउंड पर थीं, तो इनविंसिबल और एडम ईव बस अपनी मदद वहां कर रहे थे जहां उनकी जरूरत थी। प्राइम मार्क ने मोहॉक मार्क को न्यूट्रलाइज किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शो में होता है, और फिर उसे कैप्स इंक के हाथ में छोड़ दिया। उसके बाद वह हुडेड मार्क से लड़ने जाता है जो साइबर फोर्स को पीछे कर रहा होता है, और वही फाइट के दौरान ईव को चोट लगती है। लेकिन शो में हुडेड मार्क के साथ ओमनी मार्क भी ज्वाइन होता है, और ये जो उनका कॉम्बिनेशन है वह हमारे लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑन द नोज लगता है। मार्क एरोगेंट और सैडिस्टिक हो सकता है, पर वह अपनी ट्रैश टॉक में लाइफ डालता है। ओमनी मार्क सिर्फ बिजनेस करता है, न कोई गाली न कोई इमोशंस। हुडेड मार्क और ओमनी मार्क प्राइम मार्क को बैक्ड अप करते हैं और तभी वे ईव की लेग तोड़ देते हैं। उसके बाद प्राइम मार्क ईव को वहां से उठाता है और पेंटागन ले जाता है। वह वॉर को छोड़ देता है और ईव के साथ रहता है जब तक एंगस्ट्रॉम लेवी की लोकेशन नहीं मिलती। यह चीज शो में भी होती है, लेकिन एक की डिफरेंस है। सीसिल उसकी मदद करने आता है और मार्क उससे मदद लेने के लिए नहीं जाता। ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये मार्क के बैटलफील्ड छोड़ने के डिसीजन के इम्पैक्ट को बदल देता है। शो में मार्क को रेस्क्यू किया जाता है और एक एडल्ट उसकी मदद करता है जो उनकी डिफरेंसेस को समझता है, लेकिन फिर भी मदद करता है। कॉमिक्स में मार्क खुद अपने डिसीजन पर होता है और उसका कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है क्योंकि वह अपनी तरह से ईव को बचाने के लिए वॉर को छोड़ता है बिना किसी की मदद लिए। ये थोड़ा एनाइड पिकिंग लग सकता है आपको, लेकिन मार्क का ये डिसीजन ईव को बचाने के लिए वॉर छोड़ देना उसके कैरेक्टर को फंडामेंटली चेंज करता है। एक बहुत अच्छा बदलाव जो शो ने कॉमिक्स के कंपैरिजन में किया वो था इविल इनविंसिबल वेरिएंट्स को ज्यादा डेवलप करना। जो 8 इनविंसिबल्स बचे वो ज्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स जैसे फील नहीं होते। वॉर के दौरान उनमें से सिर्फ आधे को स्पीकिंग लाइंस मिलती हैं, लेकिन जो हम शो के फाइनल फाइट के बारे में पसंद करते हैं वो ये था कि हर इनविंसिबल अपने आप में एक अलग इंसान लगता है, अपनी अलग मोटिवेशंस के साथ, और हर एक का अपना हेफ्टी किल काउंट भी होता है। शो बस एक ब्लू और ब्लैक सूट वाले वेरिएंट को ओमनी मार्क से रिप्लेस करता है और ये डिफरेंस दुनिया भर का फर्क लाता है। जब ओमनी मार्क ये कहता है कि उसे अपने बचपन के घर आने में गुस्सा आता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को दोबारा मारने का मन करता है, ब्लैक मास्क मार्क जो कॉमिक्स में ओलिवर को कहता है कि उसे ओमनी मैन का सिंबल अर्न करना होगा, शो में अपनी माँ के बारे में याद करता है। वो एंगस्ट्रॉम के साथ जुड़ता है ताकि वो प्राइम डेबी को अपने डिमेंशन में ले जा सके, जो बाकी इविल इनविंसिबल्स के द्वारा मॉक किया जाता है जब वो सब एंगस्ट्रॉम को बिट्रे करते हैं। प्रिजन मार्क सजेस्ट करता है कि वो एंगस्ट्रॉम को मारने के बजाय टॉर्चर करे, और मोहॉक मार्क कहता है कि उसे ये बंदा पसंद है क्योंकि वो वही करेगा जो वो अपने वर्ल्ड में करेगा। जब एंगस्ट्रॉम फाइनल 8 को वेस्टलैंड डायमेंशन में भेजता है तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें उनके लिए बुरा लगा, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम उनकी प्लाइट को ज्यादा फील कर रहे हैं अब, जो कॉमिक्स में नहीं होता था क्योंकि वहाँ सिर्फ सिनिस्टर और मोहॉक मार्क को एक्सपैंड किया गया था। कैरेक्टर एक्सपोजिशन में अमेज़न ने अपने इनविंसिबल वॉर अडेप्टेशन को अच्छा किया और ये फाइनल पॉइंट भी वैसा ही था। आपको पता है हम थोड़ा टाइम तक ये सोच रहे थे कि अमेज़न कैसे एंगस्ट्रॉम लेवी और प्राइम मार्क के बीच बैटल को डायरेक्ट करेगा, क्योंकि एक एपिसोड का रन टाइम कॉमिक्स में जो होता वो उस बैटल के लिए ज्यादा लंबा है। कॉमिक्स में बस कुछ ही पंचेस के बाद मार्क के पास लेवी होता है और वो अपने मर्सी पर होता है और लेवी अपना आर्म छोड़ देगा और भाग जाएगा। लेकिन शो में मार्क और लेवी के बीच एक एक्सटेंडेड बैटल सीक्वेंस होता है और हम बहुत खुश हुए कि जो रिस्पॉन्स मार्क ने दिया वो नेचुरल और लॉजिकल लगा। कॉमिक्स में हमें इनविंसिबल प्राइम को एंगस्ट्रॉम के डायमेंशनल पावर्स के साथ स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखाया जाता, वो बस उसे मार देता है और लेवी भाग जाता है। शो ने मार्क का सॉल्यूशन दिखाया है जो उसे अपने आप को दूसरे डायमेंशन में लॉक होने से रोकने में मदद करता है, जो कि बहुत प्रिसाइज बॉडी कंट्रोल है। एक वाइट मार्क होने के नाते मार्क के पास अपने हर मसल को कमांड करने की एबिलिटी होती है अगर वो चाहे तो, और वो ये करता है जब भी एंगस्ट्रॉम अपना पोर्टल खोलता है उनके फाइट के दौरान, वो हर बार मिड फ्लाइट रुकता है, और ये बात इतनी बार होती है कि वो मजाक नहीं रहती, ये कूल लगना शुरू हो जाता है। और वो पूरी सीक्वेंस जहां वो एंडलेस बराज ऑफ फ्लाइंग रोबोट आईबॉल्स को अपने पंचेस से रोक लेता है, वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। इनविंसिबल वॉर को हम बिल्कुल बुरा नहीं कह रहे, ये अब तक के सबसे अच्छे मोमेंट्स में से एक था पूरे एनिमेटेड सीरीज में। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमें वो क्रॉसओवर फीलिंग मिस हुई
जो हमने इशू 16 में फील की थी जब हम ये पढ़ रहे थे, और कुछ चेंजेस के परमानेंट इम्प्लीकेशंस हैं ओवरऑल एडेप्टेशन के लिए। तो अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ज्यादा इनविंसिबल कंटेंट के लिए हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ और अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाए रखना, क्योंकि मल्टीवर्स में इतने सारे इविल वर्जन्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ और हैव अ गुड डे।